केजरीवाल ने ओपनली मीडिया के सामने कह दिया कि आतिशी इज टेम्पररी सीएम। वो संगठन तभी खत्म हो गया। उन्होंने जो कैडर बिल्डअप किया, जो कार्यकर्ता बनाए, जो नेता बनाए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर ही नहीं पाई। बीजेपी को हराएंगे और स्टेट इलेक्शंस में अब तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक तरीके से एक हो गई आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहां पर फेस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेहरे को देख के वोट दिया जाता है। Give a general public a free food and a drama. They will never revolt against you. बीजेपी इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ रही है। Okay. दिस इज नॉट द सेम बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल को इस बार बहुत बढ़िया फाइट मिल रही है न्यू दिल्ली सीट से। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। ग्राउंड पे एक्चुअली अभी इस वक्त क्या चल रहा है? माहौल जो है वो एकदम हेड टू हेड है। कांग्रेस दिख नहीं रही है, ये आई कैन से दिस विद श्योरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दीक्षित आपने। तो कहते हैं कि लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के गंदे कीड़े पूरा मुल्क। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जिसे भी वोट दें बहुत सोच समझकर और बहुत सूझबूझ से दें। इसीलिए हमने अपने आज के इस गेस्ट से दिल्ली सीएम इलेक्शंस के ऊपर चर्चा की है और जाना है कि कैसे कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति चला रही है और कैसे आम जनता की उम्मीदें बनी हुई हैं सरकार से। तो बने रहे हमारे आज के इस एपिसोड में एंड वॉच इट टिल द एंड। तो हाँ जी चिराग भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका जर्नलिज्म का सफ़र कैसे रहा? स्पेशली इन टाइम्स ऑफ दिल्ली इलेक्शंस आर ऑन द पीक। तो आपका ये कैसा है? मतलब हेक्टिक है या इजी गोइंग चल रहा है? अगर एक कोई पॉलिटिकल बीट का जर्नलिस्ट है जो पॉलिटिक्स कवर करता है तो इलेक्शन उसके लिए फेस्टिवल का टाइम होता है, एग्जैक्टली। क्योंकि सभी पार्टीज एकदम फॉर्म में रहती हैं और डेली जो कैंपेन होता है वो बहुत इंटेंस होता है। स्टेटमेंट्स सारे पॉलिटिशियंस के क्या हैं, क्या वो प्रोमिस कर रहे हैं, क्या उनका डे टू डे एक्टिविटी है, उसको ट्रेस करना, उसको कवर करना। सो इट्स रियली फैस्किनेटिंग। तो हमारा तो फेस्टिवल चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम इसे। तो अपने ग्राउंड वर्क भी कर रहे हो इस इलेक्शंस के टाइम पे? हाँ बिल्कुल, ग्राउंड वर्क भी होता ही है इलेक्शंस में, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठकर या न्यूज़ रूम में बैठकर आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ सकते हो। तो ग्राउंड में भी जाना होता है। बहुत बार लोगों से हम बात करते हैं, रैलीज में जाते हैं, तो एनवायरनमेंट पता चलता है क्या माहौल है ऑन ग्राउंड, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे एक्चुअली अभी इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, आपने बहुत ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है, और इस वक्त दिल्ली के अंदर ये बताना बहुत मुश्किल है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि हमने पिछले इलेक्शंस में देखा जहां पर एक तरीके से लोग बेट कर सकते थे कि हाँ आम आदमी पार्टी इज कमिंग टू द पावर। बट दिस टाइम इट इज़ वेरी अनसर्टेन कि किसके पास लीड है, बिकॉज आम आदमी पार्टी को भी 10 साल हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, फ्रीबीज पॉलिटिक्स की जहां तक बात है हर एक पार्टी इक्वली प्रॉमिस कर रही है। मैं फ्रीबीज पे एक बार दोबारा आऊंगा। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। तो सारे लोग फ्रीबीज में इक्वली प्रॉमिस कर रहे हैं। माहौल जो है वो एकदम हेड टू हेड है। कांग्रेस दिख नहीं रही है, ये आई कैन से दिस विद श्योरिटी। ओके। हाँ, वो अपने कैंडिडेट नहीं अच्छे पुट अप कर पा रही है, वो इतनी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखा पा रही। नहीं, फाइट उन्होंने किया है, नो डाउट। अभी ठीक है। देवेंद्र यादव जब से बने हैं पीसीसी चीफ, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से मजबूत करने का कोशिश किया। उन्होंने दिल्ली के अंदर यात्रा भी निकाली और कैंडिडेट्स भी जो है मिला जुलाकर बढ़िया कैंडिडेट्स कांग्रेस ने पुट किए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो दिल्ली में तीसरे स्थान की पार्टी है काइंड ऑफ। अगर आप देखें तो वो मेन फाइट में आ ही नहीं पाई कि वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आए। और ये हमने देखा 10-12 साल पहले, जब शीला दीक्षित का जो कैडर था दिल्ली के अंदर, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया था, वो संगठन तभी खत्म हो गया। उन्होंने जो कैडर बिल्डअप किया, जो कार्यकर्ता बनाए, जो नेता बनाए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर ही नहीं पाई। पिछले 10 सालों में जितने भी जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर बने, किसी ने पार्टी को रिवाइव करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसका रिजल्ट हमें मिला, पिछली बार 0 सीट्स आई, उससे पहले भी वही हालत था पार्टी का। इस बार कम से कम इस बार सीट्स जितने भी आए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट कांग्रेस इज फाइटिंग। तो जैसे हमने ऑल इंडिया अलायंस देखा था अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, राइट? तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे थे। तो उसके बाद उनका जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए तो उनके बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट्स भी होने शुरू हो गए। तो क्या वो डिस्प्यूट्स अभी दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, वो तो मुझे नहीं, हर किसी को दिख रहा है। और जो आपने नेशनल अलायंस की बात की, INDIA, इंडिया ब्लॉक
बना ही था इसीलिए कि जनरल इलेक्शंस में जो लोकसभा इलेक्शंस है वहां हम साथ में रहेंगे। हम्म। इंडिया ब्लॉक के फॉर्मेशन में ये बात कभी नहीं कही गई थी कि स्टेट इलेक्शंस में भी वो अलायंस रहेगा। ट्रू, बट लोगों के परसेप्शन बन गया था कि एट द एंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि स्टेट इलेक्शंस में भी ये पार्टीज इकट्ठे कोलेट करेंगी। नहीं, बिल्कुल, वो आप एकदम सही बात कह रहे हो, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया ब्लॉक के साथ कि आप एक तरफ कह रहे हो कि हम एक हैं, हम बीजेपी को हराएंगे, और स्टेट इलेक्शंस में अब तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक तरीके से एक हो गई है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, बिल्कुल। और ये बहुत ही बड़ा एक हिपोक्रेसी है इस अलायंस की। जो दिल्ली इलेक्शंस का मैं ट्रेंड देखता आया हूँ, पहले शीला दीक्षित, राइट, कांग्रेस, उसके बाद केजरीवाल फ्रॉम आम आदमी पार्टी, तो अब वेव किस तरफ, क्या बीजेपी की तरफ आ रही है, या क्या कहते हैं, मतलब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, वेव जहाँ तक आप कहते हैं, अभी जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पर फेस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेहरे को देख के वोट दिया जाता है, आइडियोलॉजी बहुत हद तक मैटर नहीं करती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो करते हैं, पर इन जनरल ये नहीं होता है। और बहुत लोग तो मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ते, होती क्या है किसी को पता भी नहीं है। और पार्टीज भी मैनिफेस्टो में उतना दम नहीं लगाते, वो सेम कॉपी पेस्ट करते हैं हर इलेक्शंस में। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल एक फेस बनकर सामने आए। ही इज द फेस ऑफ आम आदमी पार्टी। लोग कहते हैं केजरीवाल को हम नेता मानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये रही पिछले 10 सालों में कि दोनों अपना एक फेस डेवलप नहीं कर पाए केजरीवाल के अगेंस्ट, कि अगर एक साइड केजरीवाल है, उनके सामने कौन, केजरीवाल वर्सेस हु। बीजेपी बीच में उन्होंने मनोज तिवारी को एक तरह से फेस बनाया था, डिक्लेयर नहीं किया था, बट एक तरह से माहौल चल रहा था कि हाँ है, फेस है, वो सीएम के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी में हम देखते हैं कोई आया नहीं शीला दीक्षित के बाद। अजय माकन बीच में उन्होंने कमान संभाली थी, पर वो भी उतना फिर एक्टिव रहे नहीं। करेंटली बीजेपी के अंदर हम देखें, बीजेपी के अंदर अभी बहुत सारे सीएम फेसेस हैं। वो परवेश साहिब सिंह हो जो केजरीवाल के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या रमेश विधोड़ी हो, ठीक है। उधर जो बांसुरी स्वराज जी हैं, सुषमा स्वराज की बेटी, वो भी कहीं ना कहीं मन में सोच रही होंगी कि अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हो सकता है पार्टी मुझे प्रमोट करे, उनकी मदर भी सीएम रही हैं। और भी कई सारे लीडर्स हैं। कांग्रेस में भी वही हाल है। कांग्रेस में भी काफी सारे लीडर्स सोच रहे हैं कि अगर इनकेस हम आगे सरकार में, जिसके चांसेस नहीं है, तो वो शायद सीएम बन जाए। तो एक जो लीडरशिप है ना, वो कहीं ना कहीं लैक है अभी बीजेपी में और कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी से तो इट इज वेरी क्लियर कि फेस है उनके पास। और मुझे तो हंसी आती है इस बात को। आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, केजरीवाल ने ओपनली मीडिया के सामने कह दिया कि आतिशी इज टेम्परेरी सीएम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो टेम्परेरी सीएम है, अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीतती है तो मैं सीएम बन जाऊंगा। मुझे आप बताइए, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई रीजनल पार्टी हो या कोई नेशनल पार्टी हो, अगर सिटिंग चेयर के व्यक्ति को कोई टेम्परेरी ऐसे मीडिया में कह दे तो उस पार्टी में अभी तक बगावत हो जाती। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी की दाद देनी पड़ेगी कि उनके पार्टी के अपने जितने टॉप लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया, वो बाहर भी आ गए, आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को टेम्परेरी बोल दिया, लेकिन पार्टी यूनाइटेड है और वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ब्यूटीफुल। ये इफेक्ट कहीं ना कहीं लीडरशिप, जो परमानेंट लीडरशिप है, जो फेस है, वो दिखता है। जैसे अगर हम सेंटर में भी जाएं तो बीजेपी हैज़ अ गुड फेस फॉर पीएम, और अगर इन कंपैरिजन टू अदर पार्टीज, राइट। अगर अभी हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हर इलेक्शन में चेंज होती रहती है। इस इलेक्शन में जो जनरल पब्लिक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या रहेंगी एक आने वाले सीएम से, या कि वो उसको वोट करेंगे? क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी इस वक्त? देखिए, जितना मैंने दिल्ली को समझा है, दिल्ली के लोगों को समझा है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं कि लास्ट इलेक्शंस में उनको था कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब बने, क्योंकि बहुत दिक्कत आ गई थी हॉस्पिटल्स की। तो इस बार कैसा चेंज हो रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो वो एक बात कहती थी कि हम पॉलिटिक्स को चेंज करने आए हैं। उन्होंने एक्चुअली में दिल्ली में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज कर दिया है। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अगर हम डेमोग्राफी को देखें, मोस्टली वोटर्स जो हैं या तो वो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स की बात होती है, इसको वेलफेयर स्कीम्स भी बोला जाता है। अगर किसी घर में मान लीजिए ये बिजली फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं, या जो भी, बस फ्री कर दिया। अब इन्होंने और अनाउंस किया है फ्रीबीज कि हम कैश देंगे, 2100 रुपया देंगे। हम मेट्रोज में कॉन्सेशन देंगे, बस राइड्स को और फ्री करेंगे और लोगों के लिए। तो ये बड़े वादे हैं। और जो ये लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं,
उनके लिए छोटी छोटी बचत एक्चुअली में मायने रखती है। हम्म, और जो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है रैली में कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो बीजेपी दिल्ली में आ गई फ्रीबीज बांटने। अब तो होड़ लगी है कि बिल्कुल। बीजेपी ज्यादा फ्रीबीज देगी, कांग्रेस देगी या आम आदमी पार्टी देगी। तो सब कह रहे हैं फ्रीबीज जितना लेना है ले लो, बस वोट हमें दे दो। ठीक है। तो पब्लिक ये देखती है कि ठीक है, उन्हें लग रहा है कि हाँ बीजेपी आएगी तो हमें कुछ ज्यादा कुछ मिल जाए, या कांग्रेस आए तो कुछ ज्यादा मिल जाए। लेकिन अभी मिल किससे रहा है? आम आदमी पार्टी से मिल रहा है। तो वो जब वोट देने जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्यों ना इन्हीं को हम कंटिन्यू कर दें। ये एक मेंटालिटी आ जाती है उनके पास। और दूसरा कि फ्रीबीज का क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। श्रीलंका का लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। जो नॉर्मल वोटर है वो इन चीजों को ध्यान ही नहीं देता है। उसको अपनी बचत से मतलब है। हाँ, उससे लगता है कि मुझे बचत मिल रही है, मुझे फायदा मिल रहा है, लेट्स वोट फॉर देम। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। और यही चेंज ऐसा है कि ये अदर स्टेट्स में भी जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो सराउंडिंग स्टेट्स है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अगर जीती तो उन्होंने फ्रीबीज बहुत सारे अनाउंस किए कि हम फ्री पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे। तो ये डिस्कोर्स है। आपने पूछा क्या डिस्कोर्स है दिल्ली में, तो ये डिस्कोर्स है कि फ्रीबीज पे आके इलेक्शन अटक गया है। कौन ज्यादा फ्रीबीज दे देगा, जो जनता को कन्विंस कर देगा वो जीत जाएगा। ओके। मैंने ना कहीं पे सुना था, एग्जैक्ट लाइन नहीं पता, कि गिव अ जनरल पब्लिक अ फ्री फूड एंड अ ड्रामा, दे विल नेवर रिवोल्ट अगेंस्ट यू। तो कहीं पे फ्रीबीज का भी कंसेप्ट वही बैठता है कि भाई आप ड्रामा देते रहो, आप फ्री चीज़ें देते रहो, तो दे विल, मतलब जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट्स है, और लेस एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है जिनकी कंडीशन बिल्कुल ही वर्स्ट है, मतलब कोई एक मिडिल क्लास का तो अवॉइड ही करता है कि वहाँ पे ना जाए, तो फ्रीबीज का कंसेप्ट वहीं पे आता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैं जो अभी मैंने बात बोली उसको मैं जस्टिफाई करना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। आम आदमी पार्टी का जो पूरा गवर्नेंस आप देखेंगे पिछले 5 साल का, 2020 से 2025 तक, आपको पता चलेगा कि उन्होंने एग्जैक्टली इसी पे काम किया है। ओके। इस पूरे ड्यूरेशन में 5 साल में उन्होंने विधानसभा से केवल 14 बिल पास किए, सिर्फ 14 बिल। ओके। उसमें से 5 बिल जो थे हम्म। वो केवल और केवल एमएलएज, लीडर ऑफ अपोजिशन, विप, इनकी सैलरीज बढ़ाने के लिए थे। ठीक है। 14 में से 5 ये हो गए, बचे 9। 9। बाकी जो 9 बचे उनमें से भी आप अगर उनको आप देखेंगे बढ़िया से कि उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या है, एक एजुकेशन पे है, उसमें एक टूरिज्म पे है, एक गुरुद्वारों पे है। इसी तरह मिला जुला के ये 14 खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ये क्यों है? ये कोई ऐसा रिफॉर्म, मतलब वो कहते हैं रिवॉल्यूशनरी बिल या एकदम कोई बड़ा रिफॉर्म ले आए, वैसा बिल ये क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि इन्हें पता है कि उसको लाने की जरूरत ही नहीं है। इनको जो सेल करना था उन्होंने कर दिया। इन्होंने दिमाग में बैठा दिया कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, हमने स्कूल्स को बदल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मॉडल्स अपना लेकर आए। वो जनता के दिमाग में बैठ गया और उस पर इनकी पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये उस टाइप के बिल्स लाने का प्रयास ही नहीं किया इन्होंने कि हम कुछ ऐसा रिफॉर्म बड़ा लाएं, कि रेवोल्यूशनरी। तो जो मोहल्ला क्लिनिक की बातें चलती हैं, राइट, या मोहल्ला क्लिनिक्स हो गया, और बहुत सी जो उसने प्रोमिसेस की थे, जो ऑन पेपर, तो आई डोंट से कि ऑन पेपर, मतलब जो क्लेम करते हैं वो कि हमारे फुलफिल्ड है, क्या सच में ग्राउंड रियलिटी में वो सच में फुलफिल्ड है? देखिए, अब ये तो वही लोग बता पाएंगे जो मोहल्ला क्लिनिक। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आज तक कभी मोहल्ला क्लिनिक में गया नहीं हूँ। ठीक है। मैं क्यों झूठ बोलूं आपको। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि हम काफ़ी सारे ऐसे मीडिया में, जर्नलिज्म में हम ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आते हैं जो बहुत अच्छा भी बताते हैं कि हाँ, अगर आपको कोई छोटी इलनेस है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, डॉक्टर से दिखवा सकते हैं। बेसिक मेडिसिन, बेसिक टेस्ट जो है वो भी वहाँ पे हो जाता है। वहीं अदर साइड दूसरा फैक्टर ये भी है, लोग बताते थे कि उसकी टाइमिंग्स बहुत ही बेकार हैं, दोपहर के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। 24 आवर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स की छुट्टी हो जाती है, बंद रहता है। बीजेपी ने भी काफ़ी क्लेम किया है। तो देखिए, हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं। लेट्स बेटर कि जो पब्लिक है वो इस पर कुछ बढ़िया से कमेंट करेंगे। अभी जो जो प्रोमिसेस पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, राइट, जैसे आप पार्टीज़ वाले अलग से फ्रीबीज का भी कह लो, और बाकी अदर प्रोमिसेस भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी एंड कांग्रेस सब अपनी अपनी तरफ से प्रोमिसेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो सच में प्रोमिसेस, हमारे पास अभी कैपेसिटी है वो फुलफिल करने की, या ये सिर्फ सपने दिखाने वाला ही काम है? देखिए, ये तो ऐसी बात है कि
इलेक्शन से पहले इसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दूध की धुली हुई है। सब हम्म, लोग बहुत ज़्यादा वादे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी में बात आती है तो फिर उसमें हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है जो वो फुलफिल कर पाते हैं। यहाँ तक ये बात है कि एक तरह से आम आदमी पार्टी ने वो चीज़ करके दिखाई है ठीक है। कि उन्होंने जो जो प्रॉमिस किया वो एक तरह से उन्होंने डिलीवर किया कि हाँ ये फ्री दे सकते हैं वेलफेयर स्कीम के नाम पे, और हर कोई दे ही रहा है। हम्म, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि आम आदमी पार्टी दे रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो भी दावा करती है कि हम इतने करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, हम हम्म, किसान निधि का इतना पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में किसानों को देते देते हैं, हैं। हम जो उज्ज्वला योजना के तहत हम इतनी सब्सिडी देते हैं। जन आधार और मोबाइल के थ्रू उन्होंने बहुत से ब्लैक मार्केटिंग रोकी है। और फिर वो ये भी दावा करते हैं कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत मुफ्त इलाज लोगों को 5 मिल रहा लाख है। तक, 5 लाख सो तक। एवरीवन इज डिलीवरिंग फ्रीबीज इन देयर ओन वे जहाँ तक हम्म, पॉसिबल है। इसको बस यहाँ पे हमें एक चीज इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्रीबीज का एक एक्सटेंट होना चाहिए। वो एक्सटेंट ये है कि अगर आपको एक बेसिक चीज की जरूरत है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो भी आपको फ्रीबी में ना मिलने लग जाए। ट्रू। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं ऐसे एज अ स्टूडेंट अपने आप को देखता हूँ, अगर या कोई भी यूथ अपने आप को देखे, हम्म, वो सोचता है कि अगर डीटीसी का मैक्सिमम खर्चा कितना आता है, 10 रुपए 20 रुपए। हम्म, अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हो, उसके लिए भी आप डिपेंडेंट हो कि मुझे फ्री भी मिले, हम्म, तो फिर वो कोई मतलब रहता नहीं उस फ्री बी का। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में ज़रूर बात है। एक तरफ दिल्ली में बात होती थी, दिल्ली नोएडा में, कि हम एसी नहीं चला पाते हैं घर में। हाँ जी। एसी चलाओ, सो जाओ और फिर बंद कर दो ताकि रात भर रूम ठंडा रहे, ये रात भर एसी ना चलाना पड़े, क्योंकि बिल आ जाता है 6,000 7,000 रुपए। बिल्कुल। अब कम से कम ये कि लोग एसी चला के एसी सो चला रहे ले, हैं। सो सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा पानी मिले, आप कह रहे हो मुफ्त पानी मिले, लेकिन पानी की क्वालिटी इतनी खराब आ रही है, अमोनिया लेवल उसमें इतना ज्यादा है, तो फिर उस भी फ्रीबी का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। चिराग भाई, हर पार्टी का ना अपना अपना एक मोटिव होता है, एक स्ट्रेटजी होती है कि वो किस तरह से मूव करेंगे, राइट? तो आप वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेट्स टेक ओनली थ्री द मेन बिग फिशेस, राइट? इनकी क्या क्या स्ट्रेटजी में डिफरेंस है? क्या उनकी स्ट्रेटजी में ड्रॉबैक्स हैं जो आपको लगते हैं, और क्या अच्छी चीज़ें हैं? देखिए, आप बीजेपी कांग्रेस तीनों की स्ट्रैटेजी को मैं नटशेल में समझा देता हूँ ठीक आपको। है। आम आदमी पार्टी का स्ट्रैटेजी क्लियर है। उन्होंने जो गवर्नेंस दिया है, जो चीज़ें उन्होंने फ्री में दी हैं, उसको वो मॉडल के रूप में दिखाते हैं। और इस बार उन्होंने और वादा कर दिया है कि अगर हम सरकार में वापस आते हैं तो जो हम आपको दे रहे हैं वो तो दे ही रहे थे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हमारे पास पैकेज है आपको फ्री में देने का। सेकंड, जो इनके लीडर्स करप्शन के चार्जेस में जेल गए, बीजेपी ने ये सोचकर उसको एडवर्टाइज किया कि निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लोग कहेंगे ये करप्ट हैं। आम आदमी पार्टी उसको दूसरे तरीके से खेल रही है। वो उसको सिंपैथी फैक्टर बना रहे हैं कि देखो हमारे पूरे टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, सिटिंग सीएम को इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम उसको जेल में डाला गया। बिल्कुल। तो ये कुछ जो है स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके पास फेस है। वो बिल्कुल। उन्होंने बता दिया है कि अगर हम जीत रहे हैं तो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है। सेकंड आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी इस बार बहुत स्ट्रांग चुनाव लड़ रही है। ओके। दिस इज नॉट द सेम बीजेपी जो 2000 आपका 2020 में या 2015 में चुनाव लड़ रही थी। इस बार क्योंकि आप देखिए जितने भी वीआईपी सीट्स हैं वहां पर बीजेपी ने टॉप कैंडिडेट्स उतारे हैं। ठीक है। अरविंद केजरीवाल को इस बार बहुत बढ़िया फाइट मिल रही है न्यू दिल्ली सीट से। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। कौन है उसका ऑपोजिशन में? परवेश साहिब सिंह, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बीजेपी से और बढ़िया फाइट दे रहे हैं वहां पर। इससे पहले 2015 में मुझे नहीं याद है बीजेपी ने किसी बड़े चेहरे को उतारा था केजरीवाल के अगेंस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वहां पर उन्होंने रमेश विदोड़ी को उतार दिया है सीएम अतीशी के अगेंस्ट। और भी उनका जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो उसी अकॉर्डिंग रहा है कि वो एकदम फोर फ्रंट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दूसरा, बीजेपी पहले कैसे लड़ती थी दिल्ली में इलेक्शन, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, उनका जो कोर एजेंडा है वो लेकर आती थी। ठीक है। और वो फ्रीबीज को कर्ज करते थे कि ये गलत है, इकोनॉमी पे जाएगा, ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने टर्न मार लिया है। बीजेपी को समझ में आ गया कि दिल्ली में अगर जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, मैं आप ही से दीक्षित पूछता हूँ, आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है और मैं उसको यहाँ पर गाली दूं कि नहीं आप जिन जिन को ये प्रॉफिट मिल रहा है वो सारे गलत हैं, तो आपको बुरा लगेगा कि बिल्कुल नहीं? लगेगा। आप फिर बिल्कुल। वोट नहीं दोगे मेरे को। बिल्कुल। तो बीजेपी अब शिफ्ट हो गई, वो भी आ गई फ्रीबीज बांटने ठीक कि है। आम आदमी पार्टी जो फ्रीबीज दे रही है वो हम भी देंगे, हम उससे और बढ़ा कर देंगे। ठीक है। उन्होंने तो स्कॉलरशिप निकाल दी एससी स्टूडेंट्स के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम कास्ट के बेस पे अब स्कॉलरशिप भी देंगे स्टूडेंट्स को। तो उनका ये है। वहाँ वो जो लैग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि
उनके पास चेहरा नहीं है। और चेहरा वो क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में सब अपने आप को नेता मान के बैठा है। अच्छा, हर किसी के दिमाग में है कि अगर हम सरकार में आ गए तो सीएम तो मैं बनूंगा। ठीक है। ये मतलब ये ट्रू फेस अभी है नहीं उनके पास। कुछ नहीं है। ठीक है। अगला फिर वो वही कहते हैं कि हम सेंट्रल लीडरशिप के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस को देख के अच्छा लग रहा है कि जो एकदम डेड थी दिल्ली के अंदर, और बुरा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी थी जिसका एक स्टैंडर्ड सेट था दिल्ली में शीला दीक्षित के टाइम पे। ठीक है। लोग कहते थे सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, सब कुछ उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। और जो पार्टी स्टैब्लिश किया था उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि अब जीरो पे आ गए सीधे। उस सिचुएशन में कांग्रेस ने बहुत हद तक अपने आप को रिवाइव किया है। कितनी सीटें आएंगी, क्या सीटें आएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 डिजिट में भी वो जा पाएंगे। ओके। हाँ, वो 5 भी आ जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है कांग्रेस के लिए। ठीक है। 5 सीट्स अगर दिल्ली में कांग्रेस आ जाए तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है। लेकिन हाँ, वोट परसेंटेज कांग्रेस का जरूर दिल्ली के अंदर बढ़ेगा। चिराग भाई, अगर हम ना दिल्ली पे देखते हैं तो इस बार जो इलेक्शन अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो पूर्वांचल जो वोटर्स है ना, उनके ऊपर काफ़ी मतलब हर एक पार्टी का फोकस है, राइट? तो उस डेमोग्राफी का बेसिकली पूर्वांचल वोटर्स का और दिल्ली की डेमोग्राफी का इस इलेक्शन में क्या इफेक्ट आने वाला है आपको लगता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दीक्षित आपने, और मैं इस पे बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी पूर्वांचल से हूँ, बिहार से हूँ। ठीक है। वैसे मैं वोटर नहीं हूँ दिल्ली का, बट जो हम हिस्ट्री देखते हैं कुछ डेकेड्स को उठा के, दिल्ली में बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जिस एरिया को हम पूर्वांचल बोलते हैं। और लोग आकर यहाँ पर जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए सेटल्ड हुए और फिर वो यहाँ के रेसिडेंट बन गए, उनका वोट यहाँ का बन गया। ठीक है। अब दिल्ली के अंदर ये सिचुएशन है कि दिल्ली में पूर्वांचल वोटर्स डोमिनेटिंग फैक्टर में है कई सारे सीट्स पर। ठीक है। और आप कैंडिडेट्स लिस्ट भी देखेंगे बीजेपी आप कांग्रेस की, तो उन्होंने उसी तरीके से कैंडिडेट्स को टिकट भी दिया है कि जो उस साइड के हैं, जो दिल्ली में आकर नेता बने हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया है कि अब आप उनका एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करें। और आपने देखा छठ पूजा जब आया, इतना बड़ा इशू बना दिल्ली के अंदर। मतलब आप सोचो, छठ पूजा बिहार यूपी में मेनली सेलिब्रेट होता है, वो इस बार नेशनल इशू बन गया बिकॉज ऑफ दिल्ली। क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में पूर्वांचल के लोग थे, उनको जगह नहीं मिल रही थी छठ पूजा मनाने के लिए। यमुना में वो होना था लेकिन वो पॉल्यूटेड था, वो झाग वहां पे तैर रहा था। तो वहां पर आम आदमी पार्टी पर क्वेश्चन आ गया कि आपने अच्छे बंदोबस्त नहीं किए। बीजेपी उस पर अटैक हो गई। कांग्रेस, सारे जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना झंडा लगा के स्पेस देने लगे लोगों को छठ पूजा करने के लिए घाटों पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है दिल्ली के अंदर। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो माइग्रेशन हम देख रहे हैं, पूर्वांचल फैक्टर बहुत बड़ा बन सकता है दिल्ली के अंदर। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पर नेटिव यहाँ के जो हैं वो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। जो हम देखते हैं लोकल्स में, जाट कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, पंजाबीज, ये सारे बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्शंस में है, मेजॉरिटी में नहीं है कोई भी कि कोई कह दे कि कोई एक सेगमेंट है जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में है कि वो उनकी डोमिनेंस, मतलब इनका कहीं पे पर्टिकुलर डोमिनेंस नहीं है। हाँ, ये चीज़ है। वहाँ पर पूर्वांचल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है पूरे दिल्ली में। तो उस वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिल्ली के अंदर बन गया। तो चिराग भाई, एक तरफ अगर हम आप पार्टी को उठाएं, ठीक है, तो वहाँ पे अतिशी है जो कि बहुत एजुकेटेड है, मतलब फॉरेन से पढ़ के आए हैं, राइट? और दूसरी तरफ अगर देखें तो कपिल मिश्रा, राइट, जिन्होंने ग्राउंड वर्क बहुत अच्छे से किया हुआ है, जिन्होंने मतलब पले भरे उसी उसी से ऊपर है, मतलब उसी रीजन से। तो हाउ इज दिस गोइंग टू डिफरेंशिएट? देखिए, एक तो पहली बात, किस कॉन्टेक्स्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन है वो समझने की ज़रूरत है। पर मैं आपका जहाँ तक क्वेश्चन समझा हूँ, पॉलिटिक्स में एजुकेशन कोई पैरामीटर नहीं होता कि आप कितना पढ़े लिखे हो। हाँ, इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट हर किसी को करना चाहिए कि पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आए, एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ आए, उनका विजन अच्छा हो, गवर्नेंस करने का तरीका बढ़िया हो। बट उनका डिग्री क्या है, वो क्या क्वालिफिकेशन हो, तो मैटर नहीं करता। और ऐसे प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो पढ़ाई वाली बात हो जाती है। पर कौन कितना पढ़ा है, उसके बाद कैसा उन्होंने सरकार चलाया, ये तो कोई वो उसका मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि राजनीति एक अलग फैक्टर है। और दूसरी बात, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, भारत जैसे देश में जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं, शिक्षा का दर भी उतना अच्छा है नहीं,
प्राइमरी स्कूल के बाद, सेकेंडरी स्कूल के बाद कितने बड़ी संख्या में छात्र ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जितने पढ़ते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गैप जॉब है। नहीं मिलती। एग्जैक्टली तो ऐसे में अगर हम एजुकेशन को एक पैरामीटर बना देंगे पॉलिटिक्स में, तब तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो पॉलिटिक्स से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी एजुकेशन और पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं देखते। एजुकेशन भी ज़रूरी है, जो लोग पढ़ लिख कर आ रहे हैं, समझ कर आ रहे हैं, अच्छे विजन के साथ आ रहे हैं, उनका भी स्वागत होता है पॉलिटिक्स में। और साथ ही जो लोग जिन्हें ग्राउंड की समझ है, समाज की समझ है, जो ज़मीनी स्तर की बात है उसकी समझ है, उसकी भी ज़रूरत है राजनीति में। तो दोनों अपने जगह इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का ही अपना सिग्निफिकेंस है। हमने बात कर ली पार्टीज़ की, हमने बात कर ली ग्राउंड वर्क पे लोगों की, हमने बात कर ली रियलिटीज़ की, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो सचमुच इलेक्शंस करवाती हैं अथॉरिटीज़, इलेक्शन कमीशन, क्या वो उतने अच्छे स्तर से वर्क कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए? और क्या-क्या वो नए स्टेप्स ले रही हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो हमारा हमेशा से डेमोक्रेसी का मोटो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसको और प्रमोट करने के लिए? देखिए, ये तो आप किसी पॉलिटिशियन से पूछते या किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से पूछते तो आपको ज़्यादा बढ़िया से बताता। बट जो हम जर्नलिज्म फील्ड में हम देखते हैं इलेक्शंस को कवर करते हुए, कि ये शुरू से चलता आ रहा है कि जो भी पार्टी सेंटर में होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उस पर एलिगेशन लगता है कि वो इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस उनको फेवर कर रही है। बट इलेक्शन कमीशन को जहाँ तक हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वो काफ़ी सारे जो स्टेप्स है वो हर बार लेती हैं। जिस तरीके से स्मार्ट पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं जहाँ पर वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिले। गर्मी के टाइम में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि पानी मिले, बेसिक मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल हों। और वोटर अवेयरनेस के लिए भी इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा काम करती है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं उनको किस तरीके से उनका वोटर आईडी कार्ड बने, उनका वोटर लिस्ट में नाम आए, इसको लेकर कैंपेन चलाया जाता है। आप देख सकते हैं अभी डीटीसी की बसेस पर जो पूरे दिल्ली में घूमती रहती है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वोटिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सो इंस्टीट्यूशंस अपना काम करती हैं। बहुत बार ये फेवरेटिज्म के आरोप लगते हैं और कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। तो मिला जुला के काम चलता रहता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बार बार बताती रहती है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उसमें कोई नेटवर्क सेटिंग है ही नहीं, ना उसमें वाईफाई कनेक्शन है, ना ब्लूटूथ कनेक्शन है, ना हॉटस्पॉट है, तो आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, वही दूसरी तरफ अपोजिशन का भी हर टाइम रहता है कि एक कंसर्न उनका रहता है। और बहुत बार इस तरह की भी बातें आ जाती है कि बैलेट पेपर पे वापस इलेक्शन हो जाए, ईवीएम को हटा दिया बट जाए। व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इतने वही पॉपुलेशन है ना। एग्जैक्टली ये बहुत ही ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और कभी कभार मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसी ईवीएम मशीन से अपोजिशन भी जीतती है, उसी मशीन से रूलिंग पार्टी भी जीतती है। 2024 में हमने देखा कि एक तरीके से मेजॉरिटी जो है बहुत ही क्लोज था, दोनों ही, बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक भी और एनडीए ब्लॉक भी। तो अगर ऐसा कुछ होता तब तो कोई भी पार्टी फुल मेजॉरिटी अपने पास ले आती। बिल्कुल। तो ये सारी बातें कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशनल हैं और इसको लेके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिफॉर्म्स हो सकते हैं। बात करते हैं आपकी फील्ड की। जर्नलिज्म कैसे इफ़ेक्ट कर रही है इस बार के इलेक्शंस को? मैं तो कहता हूँ जर्नलिज्म इफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। जर्नलिज्म का जो काम होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर, जहाँ पे जर्नलिस्ट आर मोर लाइक अ स्पोक्स पर्सन टू अ पार्टी और फेवरिज्म। आइडियोलॉजी। देयर वर्क इज जस्ट टू शो व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। लाइक अगर कोई पीपल सेंट्रिक इशू है, कोई सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, उसको आप एज इट इज कवर करें। जो आंसरेबल है उसके उससे आप क्वेश्चन पूछें, दैट इज योर वर्क। बट आप किसी आइडियोलॉजी में इन्वॉल्व होके आप उस चीज़ को दिखा रहे हो कि नहीं ये सही है, ये गलत है, आप इसको वोट दो, आप उसको वोट मत दो। लेट पीपल डिसाइड, बिकॉज जर्नलिस्ट आर जस्ट अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारा ये काम है जो हो रहा है उसको एज इट इज दिखाना। कोई स्टेटमेंट कोई दे रहा है, हम उसे दिखाएंगे, हम एक मीडियम बन सकते हैं। वी कैन नॉट बी रेगुलेटर्स। ट्रू। तो ये चीज़ है और मुझे लगता है मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो हम देखते हैं दिल्ली के अंदर, आज भी दिल्ली नेशनल कैपिटल है, सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली को हम देखते हैं। वहाँ पर इतनी अच्छी सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब आप एंटर करते हो सेंट्रल दिल्ली में तो लगता है कि हम कहीं अच्छे जगह पे हैं। आप उससे 1 किलोमीटर बाहर हटते हो तो आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, बिल्कुल। टूटी सड़कें मिलेंगी, आधे घंटे के बारिश में वो नदी बना हुआ है सड़क। तो ये जो डिस्पैरिटी है,
अगर देश की कैपिटल की ये स्थिति है तो आप पूरे इंडिया का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति होगी। तो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं उन चीज़ों को एंड दैट इज ट्रू। बट बेसिकली ना हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या है कि जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, राइट, जो एक्सपोज करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कोई प्राविधान नहीं है। तो इस कारण भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम इतनी जान जोखिम में डाल के क्यों करें जब हमारे को एट द एंड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती, राइट। नहीं, जब हम भी पढ़ते थे जर्नलिज्म हमने पढ़ाई की तो उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सब्जेक्ट था एक। उसमें हम विसल ब्लोअर्स के बारे में पढ़ते थे, सोर्सेस के बारे में पढ़ते थे। लेकिन उसमें पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज़ें होती थी। उसमें पूरा का पूरा एक सेक्शन था, थ्रेट्स क्या क्या हैं जर्नलिस्ट को, क्या क्या विसल ब्लोअर्स को। ये सारे थ्रेट्स हैं कि आप किसी के अगेंस्ट आप कुछ पब्लिश कर रहे हो तो वहां से आपको जान के मारने की धमकी मिल सकती है। बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा, आपका फ़ोन टैप होगा, आपकी प्रिवेसी नहीं रहेगी, आपके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये किसी एक सरकार, हर सरकार यही करती है। सब सब करते हैं। वो आप ये कहें कि सेंटर में अभी बीजेपी है, अब होने लगा है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो अदर पार्टीज की हैं वो भी कर रही हैं। ग्राउंड लेवल पे तो और ज़्यादा हो रहा है। जो गांव के रिपोर्टर्स हैं, जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, वो अगर विधायक के खिलाफ एक रिपोर्ट लिख दें, उनको मतलब जान से मारने की धमकी मिल जाए, उसके घर के पीछे लोग पड़ जाएंगे। हमने अभी वहां पर देखा कैसे एक जर्नलिस्ट को काट कर बना बना दिया दिया गया। गया, बिल्कुल। तो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट से एक्सपेक्ट हर कोई करता है, पर उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, उसके वॉइस को प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा, nobody cares about it. नोबडी। So that is a very harsh truth in the present era. इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन पोल्स होते हैं, तो पहले तो भाई वो कितने सच होते हैं, ठीक है, और कितने इफेक्टिव होते हैं। नहीं, मैं आपको इसका रियलिटी बताता हूँ। ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स जो भी होते हैं, इस चीज़ की कभी कोई गारंटी नहीं होती कि ये एग्जैक्टली सही बैठ जाए। उसका कारण क्या होता है, मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर 1 लाख वोटर्स हैं, विधानसभा के अंदर मैं बता रहा हूँ। जो बंदा सर्वे करने जा रहा है, जो कंपनी भेज रही है सर्वे करने के लिए, वो उस 1 लाख में कितने लोगों से बात कर रहा है, आप गेस करो। 1000। मैं आपको बता रहा हूँ, उस 1 लाख वोटर्स में वो 500 लोगों से भी बात नहीं करते अच्छा। ओपिनियन पोल्स लाने के लिए। अब वो 1 लाख में कौन किसको वोट दे रहा है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? 500 लोग थोड़ी बता सकते हैं आपको। बिल्कुल। मैं तो 500 ज्यादा बोल दिया, 500 से भी बात नहीं करते। उनका टारगेट होता है एक पोलिंग बूथ पे जाना है, उसके अंदर आपको 10-20 लोगों से बात करनी है, आप जोड़ लो कितने पोलिंग बूथ होंगे उसमें, कहानी खत्म। तो ये चीज कभी भी वो 500 लोग नहीं बता सकते हैं कि उस लाख वोटर्स का माइंड में क्या चल रहा है। ये तो तुक्के की बात है कि मान लो आप 500 लोगों से बात की, उन्होंने बोला ये पार्टी जीतेगी, वही पार्टी जीत गई, तो आप आ जाओगे, अरे देखो हमारा ओपिनियन पोल सही हो गया, हमने तो सही प्रेडिक्ट। एग्जिट पोल में क्या होता है? एग्जिट पोल में होता है कि आप पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रहते हो, जो वोटर वोट डाल के आ रहा है आप उससे पूछते हो आपने किसको वोट दिया, वो जो आपको बताता है वो आप फीडबैक में लिख लेते हो। अब बंदे ने अंदर किसको दिया, बीजेपी को वो दिया, कौन कांग्रेस को सच दिया, बता आम रहा आदमी है। पार्टी को दिया, बाहर आके वो क्या बोल रहा है, वो तो अब उसके मन में अंदर पेटी में बंद है, वो क्या मैंडेट है, चाहे वो नोटा को डाल के आया हो। अब आपने वो लेके, उसमें भी देखो वोटर 1 लाख है, 1 लाख लोगों ने वोट डाला, आप कितने लोगों को एग्जिट पोल में ले रहे हो? आप मुश्किल से वही 500 हजार को ले रहे हो, उसके आधार पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये पार्टी जीतने वाली है। तो यही चीज होता है। जैसे अभी भी दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे वो जो खुल के आके कह रहे हैं अरे हाँ केजरीवाल जीत रहा है, पूरी मेजोरिटी है, इसको तो फालतू में जेल में डाल दिया, हम तो इसी को करेंगे। एक वो आएगा जो कहेगा नहीं यार इस बार बीजेपी चाहिए, सेंटर में भी है, यहाँ भी है, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, बढ़िया डेवलपमेंट होगा। लेकिन असल में वो किसको अंदर वोट जाके डालेगा, ये तो वही है। और इसका एग्जाम्पल है हरियाणा के अंदर, हर कोई कह रहा था कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र के अंदर लोग कह रहे थे बहुत हेड टू हेड फाइट है, एमवीए भी बढ़िया है, महागाड़ी और यहाँ महायुति दोनों में हेड टू हेड है, वहां पे महायुति एक तरफा आ गई। बिहार के अंदर तो मुझे लगता है पिछले 1-2 डेकेड में कोई भी ओपिनियन पोल सही नहीं हुआ है। वो बता देते हैं कि आरजेडी आ रही है, अगले दिन नीतीश जी जीत जाते हैं चुनाव। तो ये सब बहुत ही अनसर्टेन है, पर हाँ रियलिटी भी होती है। उसमें ऐसा है कि प्रोसेस होता है इसका, सर्वे का। अगर आप ज़्यादा डेमोग्राफी को कवर कर रहे हो, वैरायटी ऑफ लोगों से बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 500 लोगों से आप प्रिडिक्ट कर सको।
देखिए, ये आम आदमी पार्टी की सबसे खास बात है। अगर आप एज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें आम आदमी पार्टी को, तो बहुत बड़े बड़े जो राजनीति के चाणक्य अपने आप को कहते थे, वो भी इस चीज़ से परेशान है कि पार्टी अभी तक इंटैक्ट कैसे है। एग्जैक्टली और इसका पीछे जो मैं साइकोलॉजिकल रीजन समझता हूँ वो ये है कि आप जब भी लीडर्स को देखो, जब ये जेल में गए, इनके पास लोग कह रहे थे कि ऑप्शन है ये पार्टी छोड़ के चले जाएं बीजेपी में या किसी और पार्टी में चले जाएं, लेकिन इन्हें ये लगा कि आज ये जो भी हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। अगर कल को ये छोड़ के चले भी जाते हैं दूसरे पार्टी में, फर्स्ट थिंग, देर इज नो श्योरिटी कि वो केस खत्म हो जाएगा। सेकंड, देर इज नो श्योरिटी कि अभी वो जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन उनको उस पार्टी में मिल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं। अगर आज वो दिल्ली हार जाते हैं इन केस, तो फिर उनका बहुत प्रेजेंस नीचे चला जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो यार, जिस पार्टी में हम जुड़े हुए हैं, जिसको हमने नेता माना हुआ है, उन्हीं को मान के रखते हैं, उन्हीं के अंडर काम करते हैं। आगे जीवन में होगा जो भाग्य में जो लिखा है, वो होना तो वही है, वो होगा तो यहीं पे होगा, जीना यहाँ मरना वहाँ। तो उस वजह से वो आम आदमी पार्टी में अभी भी हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान लिया है। उसका कारण ये है कि जनता ने, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना नेता माना हुआ है, और अगर पंजाब में भी वो जीते हैं तो अरविंद केजरीवाल के फेस पे ही जीते हैं। तो उनको लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल, उनके फेस पे है, तो उनको नेता मान के रखो। हमारी राजनीति आगे बढ़नी होगी तो यहीं से बढ़ेगी, नहीं बढ़नी होगी तो वैसे भी हम कुछ नहीं थे पहले। तो ये मुझे साइकोलॉजिकल रीजन लगता है इसके पीछे। जो केजरीवाल जी पे ब्लेम्स करते हैं कि जैसे इफ आई एम नॉट श्योर कि पुलिस उनके अंडर नहीं है, जो गवर्नर है वो सेंटर फेवर्ड बायस्ड है, तो क्या सच में इससे पॉलिटिक्स में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में इफेक्ट होता है, बेसिकली गवर्नेंस में इफेक्ट होता है? इसको समझते हैं दीक्षित, क्या है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये समझना होगा कि वो कोई स्टेट रूल नहीं कर रहे हैं, दे आर रूलिंग अ यूनियन टेरिटरी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ये सिर्फ यूनियन टेरिटरी नहीं है, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो जुरिस्डिकेशन आता है वो बहुत हद तक सेंटर के पास होना चाहिए, इसको कोई भी मानेगा। सेकेंड थिंग क्या है, अब मैं इसका दो पॉलिटिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको। पहला पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि मैंने कई लोगों से बात की, जो आम आदमी पार्टी ने लगातार इस बात को कहा कि एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं, एलजी हमें काम नहीं करने देते, एलजी बीजेपी के हैं। इसका थोड़ा प्लस पॉइंट आया है उनके लिए। अच्छा। लोग कहते हैं कि हाँ यार, केजरीवाल तो और भी बहुत कुछ कर लेता, एलजी रोक देता है उसे। हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि एलजी के क्या पावर्स हैं, केजरीवाल के क्या पावर्स हैं, बट एक जो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बना, इसने इम्पैक्ट डाल दिया दिमाग में। सिंपैथी गेनर बन गया। हाँ। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि हम जानते हैं कि नेशनल कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है, तो कुछ पावर सेंटर के पास रहने चाहिए। बाकी जो पुलिसिंग है, पुलिस अपना काम वैसे करती ही है। केजरीवाल कहते हैं कि हमारे अंडर आ जाए तो हम और भी ज़्यादा फैसिलिटी दे देंगे, हो सकता है दे दें। तो इसमें होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेकर जो है, ये तो इंस्टीट्यूशनल, फिर वही बात है, इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है कैपिटल की, तो वो एक डिफरेंस आता है। पर पॉलिटिकल सिनेरियो में इसका क्या आया है वो मैंने आपको बता दिया। और बीजेपी के सपोर्टर्स क्या बोलते हैं? बीजेपी के सपोर्टर्स कहते हैं कि हटा देते हैं केजरीवाल को, बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी एलजी मिलके काम करेंगे। बट आप हैज नेल्ड द आर्ट ऑफ गेनिंग सिंपैथी। बिल्कुल, किसी भी मतलब अगर उनके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है ना, यू नेवर नो विद इन अ स्निप वो कैसे उसको अपनी सिंपैथी में चेंज कर मैं देंगे। सिंपैथी इसको नहीं कहूंगा दीक्षित, मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है। आम आदमी पार्टी, पता है, आज बैठे बैठे ये डिसाइड कर सकती है कि कल कांग्रेस और बीजेपी क्या स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि जो ये फ्रीबीज लेकर आए, जो पार्टियां इन्हें गाली दे रही थी इस चीज के लिए, आज वही इनसे बड़ी फ्रीबीज लेके आ रही हैं। केजरीवाल आज कोई इशू उठा देता है पूर्वांचल का, कल को बाकी दोनों आ जाते हैं कि नहीं, पूर्वांचल के हम ज्यादा हितैषी हैं। तो जो कैश की बात है, इन्होंने वो योजना निकाली कि हम कैश देंगे महिलाओं को, उधर से बीजेपी कांग्रेस आ गए कि हम कैश देंगे ज्यादा। तो राइट नाउ इन दिल्ली, आम आदमी पार्टी हैज दैट पावर दैट they can decide the political discourse of this area, and that is a big thing. Even if they I personally feel कि अगर उनका सीट कम भी होता है, but still they have that influencing power in Delhi. That's great. All right, Chirag, let's leave it
on the audience, on the voters कि how they are going to decide. बिल्कुल And because democracy में तो राजा जनता ही है, ठीक है? एकदम Thanks for coming to our show. टू बी हियर एंड बहुत अच्छी बातचीत हुई आपकी। एक मिनट बस ऑडियंस को कैमरे में कह दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दीक्षित जो हैं वो मेरे भाई जैसे ही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, विजन उनका बढ़िया है और इसी तरीके के जो हैं अच्छे पॉडकास्ट वो लेकर आएंगे आपके लिए, इनसाइट्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा हों, आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो आप प्लीज़ उनके चैनल को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर दें और अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आए तो शेयर भी करें। और जाते जाते एक एडवाइस है कि आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, बेसिकली आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं उसका आपको आगे पीछे सब कुछ पता होना चाहिए। अब आप सोच लोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज जिनको वोट डाल रहे हो ना, वो आने वाले कुछ 4 या 5 सालों में आपको आपको उसी रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे और वो पॉलिसीज आज नहीं तो कल उसका बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है और उसका सही इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो इट्स अ वेरी बिग एडवाइस कि भाई आप जिसको भी वोट डालें बहुत सोच समझ के डालें, क्योंकि आज आप नहीं तो आपके बच्चे, आपके आने वाली जनरेशन एक पॉजिटिव इफेक्ट आए उनके अंदर, ना कि एक नेगेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शो, बाय बाय।